हाँ, तो मेरे शेर और शेरनी कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का जितना भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे और इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया है उसे सबको क्या करना है, आज ही खत्म करना है। ठीक, तो देखिए बोल रहा है पहला कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि द्वारा सॉल्व करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें चेक करना है कि निम्नलिखित समीकरण में से किसका एक अद्वितीय हल है, या किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी हमें ऐसा चेक करने वाला हो तो हमें सबसे पहले इस पर ध्यान देना है कि अगर मेरे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू हो जाए b1/b2 तो हम लोग समझते हैं इसका क्या होता था, अद्वितीय हल होता था। क्या होता था? अद्वितीय हल होता था। दूसरा, यदि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो हम लोग समझ लेते थे इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। इसी के स्थान पर अगर मेरे पास आ जाए a1/a2 बराबर b1/b2 इज बराबर हो जाए c1/c2, तो हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर अनेक हल होता था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले दिया गया समीकरण में चेक करना है कि अगर ये अद्वितीय हल होगा तभी हमें क्या करना है, इसे वज्र गुणन विधि द्वारा सॉल्व करना है। लेकिन अगर a1/a2 बराबर इज नॉट इक्वल टू हो जाए c1/c2 तो इसका कोई हल नहीं है, तो इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। एक और चेक करना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसका अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा, तो इसे भी हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जो ये आएगा उसी को हमें वज्र गुणन विधि द्वारा क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर 0। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसे चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है a1/a2 यानी a1 की जगह पर कुछ भी नहीं है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 3 बराबर b1/b2 यानी -3 बटा -9 काटिएगा तो यहाँ भी काटने के बाद कितना हो जाएगा 1/3 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर हो जाएगा c1/c2 यानी -3 - 2 काटने के बाद 3/2 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हो मेरे पास आया a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी 1/3, और जबकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 बटा कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इसका कोई हल नहीं है। तो जब इसका कोई हल नहीं है तो हमें आगे इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले जांच करेंगे, जांच करने के बाद जब आएगा उसके बाद हमने इससे क्या करना है, आगे की ओर बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो अब हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8। तब इसे हमें सबसे पहले क्या करना है, जांच करना है। तो हम लोग लिखेंगे a1/a2 यानी 2/3 बराबर b1/b2 यानी 1/2। तो आप देख सकते हो कि 1/2 और 2/3 और 1/2 बराबर नहीं है, तो इसका क्या आ गया, अद्वितीय हल हो गया। आज बोल रहा है जब अद्वितीय हल आए तब उसे क्या करिए, आप वज्र गुणन विधि द्वारा सॉल्व करिए। तो देखिए वज्र गुणन विधि द्वारा जानने के लिए आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला किस प्रकार से बनाया जाता है हम आपको ये बता दे रहे हैं, उसके बाद आप आराम से बना सकते हो। देखिए सबसे पहले लिखिएगा b1 और उसके नीचे लिखिएगा b2, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे c1 और यहाँ पे लिखेंगे c2, और उसके बाद यहाँ लिखिएगा a1 और यहाँ पे a2, और लास्ट में फिर से आ जाएगा b1 b2। ध्यान दीजिएगा यहीं पे जो है सारा चीज है। आपको क्या करना है, पहले b1/b2, उसके बाद c1/c2, उसके बाद a1/a2 और यहाँ पर b1 और b2 लिखना है। इस तरह से लिख दिए। आप इसके ऊपर में चाहो तो x लिख दो, इसके ऊपर में चाहो तो y लिख दो, इसके ऊपर में चाहो तो 1 लिख दो। अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना या कैंची गुना भी आप हम लोग इसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको गुना करके लिखेंगे तो हम लोग ऊपर में लिख देते हैं x बटे क्या लिखेंगे x बटे हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 बराबर का चिन्ह देकर फिर लिखना है y बटा, देखिए यहाँ पे फिर इसको लिखेंगे c1a2 माइनस a1c2 बराबर, इसके ऊपर में कुछ भी नहीं था तो 1 था, इसके लिए इसको लिखेंगे a1b2 माइनस
A2B1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर बनाने के लिए अगर आपको याद हो गया तो आप इसे आसानी से आगे सॉल्व कर सकते हो। देखो हम इसी के आधार पर इसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसमें से हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, ये सब की। तो हम इसको छांट लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं A1 बराबर 2, B1 बराबर 1 और C1 बराबर -5। दूसरा A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर कितना 8। यहाँ भी -8 दे देते हैं, ठीक है। इसको इधर लाएंगे बक्संगर करने के बाद। अब हमें x और y का मान निकालना है, तो हम x बराबर सीधे लिख सकते हैं। देखिए सॉरी x बटे क्या हो जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर हो जाएगा y बटे C1 A2 माइनस A2 C2 बराबर हो जाएगा 1/A1 B2 माइनस A2 B1। अब देखिए हमें x बटे B1 का मान कितना है मेरे पास, 1 गुने C1 का मान कितना है -5, फिर प्लस है B2 का मान कितना है 2 गुने C1 का मान देखिए कितना है C1 का मान यहाँ पे इसका मान -8 है और C1 का मान मेरे पास -5 है, बराबर हो जाएगा y बटे C1 का मान देखिए कितना है -5 गुने A2 का मान 3 है माइनस फिर से A2 का मान कितना है 3 गुने C2 का मान कितना है, C2 का मान देखिए क्या है -8 है, बराबर हो जाएगा 1 बटे A1 का मान है 2 गुने B2 का मान कितना है 2 है माइनस A2 का मान देखिए कितना है, तो A2 का मान मेरे पास 3 है गुने B1 का मान कितना है 1 है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम लिख सकते हैं x बटे -8 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान लगता है गलत है, B1 का मान 1 गुने C2 का मान -8 प्लस है B2 का मान है 2 गुने C1 का मान है -5, ठीक है, -8 और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है फॉर्मूला में ही, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे y बट्टा 5 कितना 15 और यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 बराबर हो जाएगा कितना यहाँ पे 1 बटा 2 दूना 4 8 का हटाओ कितना 3, तो यहाँ पे घटाने के बाद 1 बचेगा। यहाँ देखिए अगर आप लिखिएगा तो यहाँ पे x बटे 10 में से 8 गया तो यहाँ 2 बच जाएगा, बराबर में 1 बटा 1, यानी इसको जो है ना इसके बराबर में करना होता है। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो हम लोग x बराबर कितना निकाल लेंगे 2 निकाल लेंगे, तो इससे हमें मेरे पास जो है x का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। अब y वाला के जो है ना बराबर कर देते हैं, तो y वाला बराबर करिएगा तो यहाँ लिखिएगा y बटे ठीक है 15 प्लस 24 15 में जोड़ेंगे तो 5 इधर 4 9, यानी आपका आ जाएगा 8 5 13 9 8 17। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, 5 दिया 15 और 8 3 का 24, ठीक है। यहाँ पे इसका मान देखो तो A2 का मान कितना है, A2 का मान है 2 जबकि हमने रखा है 3, कैसे यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। A2 का मान 3 ही है, ठीक है 3 है। उसके बाद C2 का मान है -8, यहाँ पर C1 का मान कितना है -5 गुने A2 का मान 3 है, यहाँ A2 नहीं होना चाहिए था, y बटे A2 माइनस यहाँ पर A1 होगा, हाँ A1 का मान यहाँ 2 होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने गलत कर लिया, A1 होना चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 8 गुना प्लस 16 हो जाएगा, तो यहाँ y बटे क्या हो जाएगा -15 प्लस 16 बराबर फिर से रखना पड़ेगा यहाँ पर 1 बटा 1। देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा y बराबर कितना लेकर आ जाएगा, तो y बराबर 15 में से 1 बचेगा तो 1 बचेगा और 1 पछंगा करिएगा कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसका मान हमें लग रहा है फिर भी गलत है। C1 का मान -5 गुने A2 का मान 3 माइनस A1 का मान 2 गुने C2 का मान -8, ठीक है। देख लेते हैं आगे, देखिए एक बार देख लेते हैं इसको, चलिए ठीक है। तो x बराबर मेरे पास कितना निकल गया 2 निकल गया और y बराबर कितना निकल गया 1 निकल गया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
चलिए तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है कि 3x - 5y बराबर 20, 6x - 10y बराबर कितना 40। तो सबसे पहले हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर क्या चीज b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। देख लेते हैं, वहां बैठा कर देखिए a1 का मान ये रहेगा और a2 का मान क्या रहेगा, ये रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 3/6 बराबर -5/-10 बराबर क्या हो जाएगा 20/40 लिख लो तो भी सही है, -20/-40 लिखोगे तो भी सही है। देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, ये भी कटने वाला है 2 बार में, ये भी कट जाएगा 2 बार में, और ये भी कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। यानी मेरे पास आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो अब देखिए हमने इसका जांच किया तो यहाँ पर आगे रहा क्या चीज, अनेक हल है। अनेक हल की स्थिति में हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आपको अद्वितीय हल आए ना या अद्वितीय हल हो तभी जाके इसे क्या करिए, वज्रगुण विधि द्वारा सॉल्व करिए। तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो जब अनेक हल हैं तो हमें इसके आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0। तो हमें सबसे पहले इसे चेक करना है। तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर क्या चीज b1 बटे b2। देखिए मेरे पास a1 का मान कितना है 1 है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 3 बराबर -3 बटा क्या हो जाएगा -3। काटने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। यानी आप लिख सकते हो 1/3 बराबर नहीं है 1/1। तो अब आ गया कौन सा, तो ये अद्वितीय हल की स्थिति में आ गई है। जब अद्वितीय हल की स्थिति में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे वज्रगुण विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमें फिर से यहाँ पर मान बैठाना पड़ेगा। तो हम लोग जो है ना यहीं पे मान बैठा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी बैठाएंगे तो बात उतना ही पड़ेगा और यहाँ भी बैठाएंगे तो वही मान निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले a1 यहाँ लिखते हैं x बटे b1 का मान मेरे पास कितना है तो -3 है। उसके बाद है c2 का मान कितना है तो -15 है, b2 का मान कितना है तो -3 है, और फिर c1 का मान कितना है तो -7 है। बराबर लिखेंगे y बटे y का मान यहाँ पे c1 का मान है मेरे लिए -7 गुने a2 का मान है 3 माइनस a1 का मान मेरे लिए है 1 गुने c2 का मान मेरे लिए कितना है -15 बराबर 1/a1 का मान देखिए कितना है तो 1 मल्टीप्लाई b2 का मान कितना है तो b2 का मान है -3 माइनस a2 का मान देखिए कितना है 3 है, और गुने b1 का मान कितना है मेरे लिए b1 का मान भी -3 है। तो इसे जो है हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बटे माइनस कितना प्लस, अब 15 दिया 45 और यहाँ माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा 7 21 बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं y बटे 7 -21 और माइनस प्लस अपन कितना 15 बराबर हो जाएगा 1/-3 और +9। आगे इसे सॉल्व करिएगा तो यह आ जाएगा x बटे 45 में इसको घटाइएगा तो यहाँ 4 और यहाँ 2 में से 2 गया तो 2 बराबर कितना हो जाएगा तो y बटे यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो 15 में से इतना जाएगा तो 21, यहाँ पे माइनस में बच जाएगा आपके पास -6 बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -6। अगर आप इसे आगे सॉल्व करिएगा तो एक बार हमें लिखना पड़ेगा x बटे 24 बराबर 6, यानी x बटे 24 बराबर 1/-6। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो -6x बराबर आ जाएगा कितना 24। तो x बराबर क्या आ जाएगा 24/6 और यहाँ पे x बराबर आएगा -4। कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। दूसरा y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो y बटे -6 बराबर कितना 1/-6 -6y बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा -6/-6, यहाँ पे कट के प्लस हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। यानी y का मान मेरे लिए 1 और x का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो फिलहाल चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हम लोग जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोल रहा है कि a और b के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
तो आपको पता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1/a2 बराबर होना चाहिए क्या चीज़, b1/b2 और बराबर होना चाहिए c1/c2। तो सबसे पहले हमें ये सब की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग सबसे पहले इसमें से निकाल लेते हैं। देखिए मेरे लिए यहाँ पर a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा 3 और c1 बराबर कितना हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर a2 बराबर मेरे पास आएगा a-b और b2 बराबर क्या आएगा, a+b और तीसरा c2 बराबर आ जाएगा। यहाँ देखिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3a -b और ये क्या हो जाएगा +2। तो हमें बोल रहा है अपरिमित रूप से क्या होना चाहिए, अनेक हल होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं, इसका रूल होता है कि a1/a2 बराबर क्या चीज़, b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो देखिए a1 का मान क्या है, 2 बटे क्या हो जाएगा a2, 2/a2 यानी a-b बराबर हो जाएगा b1 का मान 3 बटा क्या हो जाएगा b2 का मान है a+b है, a+b हो जाएगा बराबर हम लोग जाएंगे तो आगे हो जाएगा -7 बटे क्या चीज़ -3a और -b और +2। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस दोनों को बराबर करना है और इस दोनों को बराबर करने पर उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कुछ ना कुछ मान आएगा। तो देखिए हम आगे स्टेप में लिख सकते हैं कि 2/a-b बराबर 3 बटा क्या चीज़ a+b। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 3a - 3b बराबर 2a + 2b। अब देख बोलोगे ये कहाँ से आ गया, तो देखो ये बाहर वाले 2 को इसके साथ गुना किए हैं और 3 को इसके साथ गुना किए हैं। ठीक है, तो आगे मेरे पास आएगा 3a - 2a, ये इधर प्लस में, इधर आने के बाद किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 2b, इधर ये माइनस में, इधर जाने के बाद किसमें प्लस में हो जाएगा 3b। इसको सॉल्व करिएगा तो a बराबर कितना आ गया, 5b आ गया। इसको हम लोग जो है समीकरण क्या मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे देखिए हमें करना पड़ेगा फिर से b1/b2 बराबर करना पड़ेगा c1/c2 को। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3/a+b बराबर -7 बटा क्या हो जाएगा -3a -b और +2। फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो -7a और प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा -7b बराबर क्या हो जाएगा 3 तिहाई -9a और फिर से -3b और प्लस क्या हो जाएगा 6। अब इसको देखिए पक्षांतर करते हैं, ए वाले को इधर लाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -a, इधर किस में माइनस में, इधर आने के बाद प्लस में 9b, फिर से यहाँ पे लिखेंगे -7b और इधर ये किस में है, तो माइनस में है, इधर आने के बाद किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3b बराबर क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो 9 को में से घटाएंगे तो यहाँ 2a होगा ना, यहाँ पे हाँ a, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2a और माइनस क्या हो जाएगा 4b और बराबर कितना 6। ये मेरे लिए जो है समीकरण 4th का काम करेगा। किसका काम करेगा, 4th का काम करेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर a बराबर मेरे पास पहले प्राप्त है, तो हम लोग क्या करते हैं a के स्थान पर जो है 5b रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4th में a का मान रखने पर, समीकरण 4th में a का मान रखेंगे तो यहाँ a बराबर 5b है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × 5b - 4b बराबर कितना 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 कितना 10b और -4b बराबर कितना 6 और यहाँ से घटाइएगा तो 6b बराबर क्या हो जाएगा 6 और b बराबर कितना आ जाएगा, तो मेरे पास 1 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको पक्षांतर कर दो, इधर गुना में है, इधर जाके डिवाइड में होगा, कटने के बाद कितना बचेगा 1 बचेगा। अब जब b का मान प्राप्त हो गया तो हमें इसे समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में b का मान रखने पर, समीकरण थर्ड देखिए क्या है, तो a बराबर 5b है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 × 1 यानी a बराबर कितना 5 आ जाएगा। यानी यहाँ पर मेरे पास a का मान क्या आ गया 5 आ गया और b का मान कितना आया तो 1 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 2 का 2 नंबर में दिया है। बोल रहा है कि किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो हमें पता है कि कोई हल कब नहीं होता है, तो जब कोई हल नहीं बोलेगा तो हम जानते हैं कि मेरे पास होना चाहिए a1/a2 बराबर क्या चीज़ b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो देखिए a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 3 है बटे a2 का मान क्या है 2k - 1
2k माइनस 1 बराबर b2 का मान देखिए कितना है, तो 1/, b1 का मान 1 है और k का मान क्या है, k माइनस 1 बराबर हो जाएगा c1/c2, यानी -1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2k और +1। ठीक है, तो अब हमें जो है इसे क्या करना है, सॉल्व करके k का मान निकालना है। तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, a1/a2 बराबर कर लेते हैं किसको, b1/b2 को। देखते हैं सॉल्व करके, अगर ये मान आ जाएगा तो ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3k माइनस 3 बराबर क्या चीज, 2k माइनस 1। तो आगे हो जाएगा 3k माइनस 2k बराबर हो जाएगा -1 और प्लस कितना 3 हो जाएगा। 3k में से 2k जाएगा तो 1k बचेगा, तो 1k बराबर क्या हो जाएगा 2। यानी यही जो है क्या है, k जब k का मान 2 रहेगा तो इसके लिए इस समीकरण का हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका 2 का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो हम लोग जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं बज्रगुणन विधि से हल करें, किस विधि को आप अधिक उपयोगी मानते हैं। तो हमने आपको बज्रगुणन विधि से हल करना फॉर्मूला जो लिख कर दिया था सो, और प्रतिस्थापन विधि से हल करना इससे नेक्स्ट पहले चैप्टर में जो है हम आपको सिखा चुके हैं। तो बोल रहा है आप किस विधि को अधिक उपयोगी मानते हैं। तो आप चाहो तो इसे दोनों विधि से बना सकते हो, आप चाहो तो किसी एक विधि का भी प्रयोग कर सकते हो। तो हम लोग जो है यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे, क्योंकि बज्रगुणन विधि द्वारा 1 नंबर में जितना भी क्वेश्चन था हमने उसे सॉल्व किया है। तो हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे 8x + 5y = 9। तो 8x बराबर हो जाएगा 9 - 5y, x बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5y/8। ठीक है, तो ये मेरा किसका मान आ गया, x का मान आ गया। x का मान जब आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में इसे रख देंगे। ये मेरे लिए फर्स्ट रहेगा, ये सेकेंड रहेगा। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में किसका, x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड देखिए मेरे लिए क्या है, समीकरण सेकेंड है कि 3x + 2y बराबर कितना 4। x का मान रखना है तो 3 × 9 - 5y/, क्या हो जाएगा 8 + 2y बराबर कितना 4। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 कितना 27 - 5 15y/, कितना 8 - 8 × 16y/1। यहाँ पे इस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, ले लिए हैं। ठीक है, पहले हम लोग जो है एलसीएम ले लिए तो प्लस में आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 15y में से 16y जाएगा, कितना बचेगा 1y बचेगा। अब मैं प्लस में क्या बचेगा 27 बचेगा, बराबर में 8 से कितना क्या हो जाएगा इधर 32 हो जाएगा। तो y बराबर 32 घटाओ क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। 32 में जब 27 घटाएंगे तो यहाँ देखिए कितना बच जाएगा 12 और 7 5 12, और ये बच जाएगा 2 2 में तो गया तो 0। यानी y का मान मेरे पास कितना आया 5 आया। तो हम लोग जब y का मान आ गया तो किसी एक समीकरण में इसे क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड देखिए क्या है मेरे पास, तो 3x + y बराबर 4, y का मान 5 आया तो यहाँ लिखेंगे 3x + 2 × 5 बराबर कितना 4। 3x बराबर 10 बराबर 4, 10 + 4, यानी यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर 4 - 10, x बराबर हो जाएगा -6/3। काटिएगा तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। यानी मेरे लिए y का मान जो कितना आया 5 आया है और x का मान कितना आया है -2 आया है। ठीक है, देख लीजिए कहीं अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो तो सही कर लीजिएगा। तो हम लोग जो है चलेंगे फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए, तो अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है 4 का फर्स्ट होगा, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए बोल रहा है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है
तो छात्रावास के लिए उसे 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जिस तरह से इसे नेक्स्ट चैप्टर में जो पहले चैप्टर था ना उसमें लाइब्रेरी का चर्चा था, ठीक है। मतलब वो लाइब्रेरी में क्या करता था, जितना दिन बुक रखता था तो एक नियत भाड़ा फिक्स था। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो है विद्यार्थी का जो है जो डेली खाना खाता है उसके लिए एक भाड़ा फिक्स है, लेकिन उसका जितना भी एक्स्ट्रा खाइएगा ना तो उसका एक्स्ट्रा रुपया आपको क्या करेगा, देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि छात्रावास का नियत भाड़ा जो है हम लोग क्या मान लेते हैं, नियत भाड़ा जो है क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तथा प्रतिदिन भोजन बराबर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। अब देखिए पहला शब्द में क्या बोल रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपया देना पड़ता है, यानी वो 20 दिन भोजन जो है ना एक्स्ट्रा कर लेता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले उसका नियत तो भाड़ा लगेगा ही, यानी x रुपया तो लगेगा ही। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा भोजन किया यानी 20 दिन एक्स्ट्रा किया है तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 20y करना पड़ेगा, यानी प्रतिदिन भोजन में 20 दिन खाया है तो इसका टोटल मिला कितना 1000 रुपया दिया है, तो 1000 रुपया दिया है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा फिर बोलता है कि जबकि एक विद्यार्थी बी जो कि 26 दिन, अब ये जो है ना पहला नियत भाड़ा तो खाया ही है, उसके अलावा कितना दिन एक्स्ट्रा खाया है, 26 दिन खाया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उसका नियत भाड़ा तो लगेगा ही कितना, x रुपया, लेकिन एक्स्ट्रा कितना दिन खाया है, 26 दिन खाया है। तो क्या लिखेंगे 26y बराबर कितना रुपया जमा करना पड़ता है, तो इसे जो है 1180 रुपया जमा करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है, 1180 रुपया जमा करता है। ये मेरे लिए क्या होगा, समीकरण सेकेंड होगा, ठीक है। अब आपके देखिए आपके पास दो समीकरण आ गया, आप इसे चाहो जिस विधि से सॉल्व करना कर सकते हो। आप चाहो तो इसे वज्रगुणन विधि द्वारा कर दो तो भी सही रहेगा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे तो भी सही रहेगा, लेकिन हमको लगता है पूरा चैप्टर में जो है ना सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर कोई है तो वो जो है ना आपके लिए जो है विलोपन विधि है, ठीक है। तो हम लोग सीधे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। यहाँ देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस में और ये माइनस में खत्म हो जाएगा, ये माइनस में बचा कितना 26y और उसमें से जाएगा 20, तो यहाँ पे बच जाएगा -6y बराबर। अब देखिए 1180 में से जो है 1000 घटाना है तो आपके पास ऑलरेडी -180 बच जाएगा, तो माइनस करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी y बराबर निकालिएगा तो 180 बटे कितना 6 हो जाएगा, 6 के 18, यानी y बराबर कितना आ गया 30 आ गया। यानी एक दिन का जो है टोटल कितना 30 रुपया देना पड़ता है। अब उसका नियत जो भाड़ा है यानी x रुपया जो माने हैं उसे भी हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी मान को किसी दूसरे समीकरण में रख देते थे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, अब देखिए मेरे पास समीकरण फर्स्ट है क्या, तो मेरे पास समीकरण फर्स्ट है x प्लस 20y बराबर कितना 1000 रुपया है। तो हम यहाँ पे y का मान रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 20 गुने कितना 30 बराबर कितना 1000 रुपया। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x बराबर कितना 20 या 60 यानी 600 बराबर नहीं होगा बल्कि प्लस का चिन्ह होगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 600 बराबर कितना 1000 रुपया। अब x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 और माइनस कितना 600, यानी आपको पता है कि 1000 में 600 घटाएंगे कितना 400 रुपया, यानी वह छात्रावास में जो है 400 रुपया प्रति महीना तो देता ही है, ठीक है। उसके बाद जितना भी खाएगा तो प्रतिदिन 30 रुपया एक्स्ट्रा करके क्या करेगा, देना पड़ेगा। तो यही था इसका क्वेश्चन का हल, ठीक है। तो फिलहाल चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 का टोटल 5 क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 का जो है दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 4 का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ देखिए भिन्न की चर्चा है, तो हमें इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि अंश बराबर क्या चीज, अंश बराबर x एवं हर बराबर कितना y। तो लिखेंगे भिन्न बराबर, अब देखिए अंश और हर मान लिए तो हम लोग जो है ना भिन्न आराम से बना सकते हैं, क्या चीज, तो x बटे y। तो अब लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है कि अंश उसके अंश में 1 घटा दिया जाए, तो अंश क्या माने हैं x, यानी x माइनस 1/y, तब वह भिन्न क्या बन जाता है, तो 1/3 बन जाता है। इसे हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे तो आगे आ जाएगा 3x माइनस 3 बराबर कितना y हो जाएगा, यानी 3x
माइनस वाई बराबर 3 हो सकता है। ये मेरे लिए क्या चीज़ समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। और दूसरा शर्त अगर देखिएगा तो दूसरा शर्त में क्या बोल रहा है, वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में क्या चीज़ है 8 जोड़ेंगे, यानी पहले अंश में 1 घटाए अब हर में क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे। तो लिखेंगे x/y + 8 बराबर कितना हो जाता है, तो 1/4 हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 4x = y और उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4x - y बराबर कितना 8। ये मेरे लिए समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब दो समीकरण मिलाकर आप चाहो जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर सकते हो, बट हमने आपको पहले बता दिया है कि हमें ज़्यादा अच्छा कौन लगता है विलोपन विधि, तो उसी को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है दोनों माइनस में है तो हम सीधे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर। देखिए समीकरण फर्स्ट मेरे लिए क्या है, तो मेरे पास है 3x - y बराबर 3, दूसरा है 4x - y बराबर कितना 8। अब इसको जोड़ दीजिए तो प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इससे ये देखिए कट गया। अब यहाँ पे मेरे पास 4x में से x घटाना है तो -x बचेगा। यहाँ माइनस 8 में से 3 को घटाएंगे क्या बचेगा -5 बचेगा, घट के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी x बराबर मेरे पास कितना आ गया, x बराबर आ गया 5। जब x का मान प्राप्त हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक समीकरण में रखकर निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है समीकरण सेकेंड में हम रख रहे हैं तो आप भी रखो, आपको जो मर्जी है जो अच्छा लगता है उसमें रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए समीकरण सेकेंड क्या है, बोल रहा है 4x - y बराबर कितना 8, यानी 4x का मान 5 है तो 4 × 5 - y बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी -y बराबर हो जाएगा 8, 8 बचे कितना 40, इधर -40 हो जाएगा और -y बराबर कितना हो जाएगा -32, y बराबर कितना हो जाएगा 32 रुपया। ठीक है, रुपया नहीं मतलब अंश, और हमें भिन्न लिखना है तो लिखेंगे अभिष्ट भिन्न बराबर, अभिष्ट भिन्न बराबर। अब देखिए भिन्न हमें कैसे लिखेंगे, तो हम लोग पता है कि भिन्न हम मेरे पास पहले प्राप्त है क्या चीज x/y, तो यहाँ पे लिखेंगे x/y। अब देखिए x का मान मेरे पास कितना आया है 5, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 5 और y कितना आया है 32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, यानी अभिष्ट भिन्न जो है मेरा यहाँ 5/32 क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसका दूसरा क्वेश्चन भी क्या किया खत्म कर लिया। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितना अंक दे रहा है 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यानी सही हो रहा है तो 3 अंक लीजिए और एक गलत हो रहा है क्या चीज 1 अंक फिर से वापस दे दीजिए। बोल रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि यश द्वारा जो किया गया सही उत्तर था उसे और जो गलत था उसे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि यश द्वारा प्राप्त सही उत्तर पर अंक, यानी जो सही हो रहा है उस पर हम मान लेते हैं कि उसको x अंक क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा है, तथा गलत उत्तर पर प्राप्त अंक, यानी गलत उत्तर पर कितना अंक प्राप्त हो रहा है y अंक जो है उसे मिल रहा है। तो हमें लिखेंगे प्रश्न से। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला है, यानी सही उत्तर पर 3 अंक मिला है तो पहला क्या हो जाएगा 3x और प्लस गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है तो 1 में y से गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल मिला के इसको कितना अंक आ रहा है, तो टोटल मिला के इसको जो है ना 40 अंक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे अंश लिख दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सही कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपके पास बुक तो होगा ही ना। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि अब फिर से बोल रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर, पहले दे रहा था कितना अंक 3 अंक, अब बोल रहा है सही उत्तर हुआ तो आप हमें कितना दीजिए 4 अंक दीजिए। तो यहाँ पे सही उत्तर पर इसे 4 अंक दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस, फिर बोल रहा है कि अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो अशुद्ध पर 2 अंक काट लिए बराबर कितना अंक मिलता है उसे, तो 50 अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो ये मेरे लिए काम करेगा किसका, समीकरण फर्स्ट का, और ये करेगा सेकेंड का। अब देखिए यहाँ पे समीकरण सेकेंड में फर्स्ट में अगर हम 2 से गुना कर देंगे और समीकरण सेकेंड को उसमें घटा देंगे तो शायद निकल जाएगा। हमें तो आपको बताया पहले,
हमें सबसे अच्छा कौन लगता है, विलोपन विधि, क्योंकि एक चर को गायब करिए और दूसरा ऑलरेडी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने 2 माइनस सेकेंड करने पर, यानी समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ 2 से गुना करेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6 प्लस 2y बराबर कितना 40। अब इसमें से इसको घटाना है तो लिखेंगे 4x प्लस 2y बराबर कितना 50। यहाँ पे 40 नहीं होगा बल्कि 40 दूना कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, इसे गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको घटाएंगे तो प्लस प्लस कितना माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस कितना माइनस। देखिए इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 4x में से 4x चला जाएगा तो 2x बचेगा, बराबर में देखिए 80 में 50 क्या कितना बचेगा 30, यानी x बराबर देखा जाए तो 30/2 यानी कितना 15, यानी जो है सही उत्तर जो था, यानी सही क्वेश्चन 15 था। ठीक है, अब फिर बोल रहा है कि गलत, यानी अशुद्ध कितना था। तो अशुद्ध होने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले फिर से x के मान को किसी एक समीकरण में पुट कर देना। तो हम समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट मेरे पास क्या है, तो मेरे पास समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर कितना 40, और x का मान 15 आया है, तो यहाँ पे 15 क्या हो जाएगा 45, यानी 3 गुने 15 प्लस वाई बराबर 40। यहाँ पर y बराबर अगर निकालिएगा तो 40 और इधर 15 या 45, माइनस 45 हो जाएगा, तो y बराबर कितना -5। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए टोटल प्रश्न कितने थे। तो देखिए इसे जो सही अंक मिला था उसमें 15 मिला था, जबकि गलत अंक पर क्या होता था -5 अंक मिला था। तो हमें सही निकालना है, यानी प्रश्नों की संख्या निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न की संख्या बराबर, तो हमको पता है कि टोटल 15 प्रश्न था जिसमें इसने 5 गलत किया था, तो टोटल प्रश्न की संख्या कितना आ गई 10 आ गई, जो कि मेरा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका तीसरा क्वेश्चन में क्या किया सॉल्व कर दिया। तो फिलहाल चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरे कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पॉइंट छोड़ दिया था कि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। यहाँ पर जो ना ये चीज़ छूटा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि दिया क्या क्या है। तो इसमें देखिए बोल रहा है 2 जो है ना क्या है कार है, एक कार A है दूसरा कार क्या है B है। इस तरह से जो है ना ये कारें हैं, एक ये है और एक B है। तो बोल रहा है ये दोनों जो है ना एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है, मतलब ये भी इसी साइड से जा रहा है और इधर से ये कार भी उसी साइड से जा रहा है। ठीक है, तो जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलेगी तो इसकी दूरी हमेशा देखिए ये कार जैसे आगे बढ़ेगी तो ये भी कार आगे बढ़ेगी, तो इससे इसकी दूरी क्या होगी घटेगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना कि कार A की चाल x मान लेते हैं एवं कार B की चाल को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब लिखेंगे प्रश्न से देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि यदि A और B 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो एक कार दूसरे कार से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, मतलब ये भी यहाँ से चलना शुरू किया और ये भी यहाँ से चलना शुरू किया। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है तो वह 5 घंटे पश्चात क्या होती है मिल जाती है। तो देखिए जितना देर ये कार चलेगा ठीक उतना ही देर क्या चीज ये कार चलेगा। तो हम लोग जो x माने हैं ये कितना दूरी तय करेगा 5x, और दूसरा कार क्या चीज दूसरा कार B है, तो ये भी जो है ना एक ही दिशा में चलेगी तो हमेशा इसकी दूरी बढ़ती जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे ऋणात्मक मान लेंगे, तो 5x माइनस 5y क्या लिखेंगे 5x माइनस 5y बराबर की 100। आप चाहो तो इसको ऐसे ही रख सकते हो, नहीं तो इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना 100। अब x माइनस वाई बराबर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 100/5, यानी x माइनस वाई बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये जो है मेरे लिए समीकरण फर्स्ट बनेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, तो दूसरा शर्त बोल रहा है दूसरा शर्त बोल रहा है कि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती है। यानी आप इसी दूरी को देख सकते हो कि यहाँ से एक कार A है दूसरा कार क्या है B है, और ये इधर से चल रही है और ये इधर से
चल रही है। तो जब भी चलेगी तो उसकी दूरी हमेशा क्या होगी, जब उस साइड से जा रहा था, एक ही साइड में जा रहा था तो हमेशा दूरी बढ़ रहा था, ठीक है। अभी एक दूसरे के विपरीत आ रहा है तो हमेशा दूरी क्या होगा, जुटेगा। तो 1 घंटे में जुटती है तो हमें पता है कि इसकी चाल कितना है, कार्य की चाल x है, और दूसरा कार की चाल जो है क्या है, y है। ये कितना घंटा, 1 घंटा में मिल जाती है। तो 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 5 से गुना करने के लिए बोला था, तो इसलिए हम 5 घंटा में मिलता था, तो इसलिए 5x - 5y लिए। और ये 1 घंटा में मिल रहा है तो x प्लस क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ये मेरे लिए क्या होगा, समीकरण सेकेंड होगा। तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो ऑलरेडी x का मान क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, समीकरण फर्स्ट देखिए मेरे पास क्या है, तो x - y बराबर कितना है, 20। दूसरा x प्लस y बराबर कितना है, 100 है। यहाँ पे जो है ये प्लस कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2x बराबर कितना, 60 और 10 यानी 120 हो जाएगा। x बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 120/2 यानी x बराबर कितना आएगा, 60, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसका x का मान निकाला। अब जैसे ही मेरे पास x का मान निकला है तो हम इसे क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे, ऑलरेडी y का मान आ जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट देखिए मेरे पास क्या है, तो मेरे पास है x - y बराबर कितना, 20। तो यहाँ पे हम x का मान रखेंगे 60, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 - y बराबर कितना, 20 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 20 और माइनस कितना, 60 हो जाएगा। अब 60 में से 20 घटाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, -40, यानी y बराबर आप समझ सकते हो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने x का मान और y का मान क्या किया, निकाल लिया, ठीक है। तो चलते हैं अब फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार देख लीजिए इसको, कहीं कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले यहाँ पर जो है ना कोई एक आयत दिया हुआ है, और आयत का हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग यहाँ पे ये लंबाई मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ेगा कि माना कि आयत की लंबाई को क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, एवं चौड़ाई को क्या मानते हैं, y मानते हैं। अब देखिए इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, x गुने y, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो x - y निकल, सॉरी x y निकल गया। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, यानी ये क्षेत्रफल जो है इसमें से 9 कम हो जाता है। तो हम पहले क्षेत्रफल में से 9 कम कर लेते हैं, फिर यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। तब बोल रहा है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाती है, तो लंबाई x माने है तो x माइनस क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है और इसकी चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है, यानी पहला शर्त जो है ना यहाँ तक है, तो चौड़ाई हम लोग जो है कितना बढ़ाएंगे, 3 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर y प्लस क्या लिखना पड़ेगा, y प्लस 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इंटू का चिन्ह क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर ही कुछ ना लिखेगा क्षेत्रफल। तो उसी प्रकार से इसे आप हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे xy माइनस, देखो इसको गुना करने का भी तरीका है, आप इसको पहले वाले को ऊपर में लिख दो और दूसरे वाले को उसके जस्ट नीचे में लिख दो और इसको गुना कर दो। तो देखिए हो जाएगा xy माइनस 5y, अब प्लस कितना 3x और माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं xy माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 बराबर कितना xy माइनस 9। देखिए xy से xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास बचेगा 3x माइनस 5y बराबर, पहले से माइनस 9 अब प्लस में कितना 15 गया, तो 3x माइनस 5y बराबर कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये मेरे लिए समीकरण क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, यहाँ लिखेंगे दूसरे दूसरा शर्त में देखिए बोल रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो लंबाई माने हैं x, इसमें बढ़ाना है 3, चौड़ाई माने हैं y, इसमें बढ़ाना है 2। तब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है कितना 67 बढ़ जाता है, यानी क्षेत्रफल xy आया है तो इसमें 67 बढ़ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आ जाएगा xy प्लस 2x
एक्स वाई प्लस 3y, एक्स वाई प्लस क्या लिखेंगे 3y प्लस, अब इसको गुना करना है तो इसको लिखेंगे 3y प्लस 6 बराबर कितना एक्स वाई प्लस 67। आगे इसको बढ़ाइएगा तो देखिए एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर जोड़ में इधर आने के बाद माइनस में होगा, प्लस माइनस कट जाता है। तो अब आप लिख सकते हो यहाँ पर 3xy और 2x न होगा, गलती कर लिए गुना, देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं x प्लस 3 और y प्लस 2, ऐसे होगा गुना एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6, तो 3y प्लस। तो आगे देखते हैं, देखिए यहाँ से x और x से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 2x प्लस 3y बराबर, देखिए 67 में से क्या घटाना है 6 घटाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना 61 आ जाएगा। ये मेरे लिए समीकरण क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना और सेकेंड में कितना से 3 से गुना करना पड़ेगा, तो सेकेंड गुने 3 लिखेंगे। तो देखिए मेरे पास नया समीकरण क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर कितना 12, और दूसरा 3 से करना है तो 3 दूना 6x प्लस 3 तिहाई 9y बराबर कितना हो जाएगा 61, 92, 3 3 छतरी कितना 18 हो जाएगा, 3 एकम 3, हाँ छतरी के 18, इसमें हम 3 से गुना कर रहे हैं, ठीक है 183 हो जाएगा। तब देखिए इसका चिन्ह परिवर्तन करते हैं, प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये से ये कट जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ से 10y में से इसको घटाएंगे तो माइनस में 19y बचेगा, और ये घटाएंगे देखिए 183 में से जो है 12 घटाना है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 171 हो जाएगा, जो कि माइनस में होगा तो दोनों कट के क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकलेगा 171/19, और 19 के टेबल में ये कितना बार में आता है 19 अट्ठे 19 19 सत्ते 19 यानी y का मान मेरे पास कितना आया 9 आया है। तो अब हम लोग जो है जब y का मान आ गया तो किसी एक समीकरण में रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट देखिए मेरे पास क्या है, समीकरण फर्स्ट ये है, तो इसको लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 6, और यहाँ देखिए y का मान कितना निकला है 9 निकला है, तो यहाँ पे 3x माइनस 5 गुने 9 बराबर क्या लिखना पड़ेगा 6, 3x माइनस 9 5 क्या हो जाएगा 45 बराबर 6, 3x बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, अब प्लस में कितना 45, इसको जोड़ेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 5 एक बाकी 1, और यहाँ पे 6 और 4 कितने सॉरी 4 41, 6 5 एक बाकी नहीं 51 हो जाएगा, और x बराबर निकालिएगा, दिख रहा है ना, हाँ x बराबर यहाँ से देखिए x बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा 51/3, काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, यानी इसकी लंबाई जो है कितना होना चाहिए, लंबाई इसकी 17 होना चाहिए, जबकि इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 9 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था उसे सॉल्व कर लिया। ठीक है।